समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। परिभाषा क्या है समष्टि अर्थशास्त्र की? यह संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, यह व्यक्तिगत उपभोक्ताओं, फर्मों और बाजारों का अध्ययन करता है। केंद्रित क्षेत्र समष्टि अर्थशास्त्र में यह सरकार और देश की उन क्रियाओं पर केंद्रित है जो व्यापक अर्थव्यवस्था जैसे मांग, आपूर्ति, कीमतों आदि को प्रभावित करने के लिए की जाती है। जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में यह व्यक्तियों और व्यवसायों की प्रक्रिया पर केंद्रित है। सम्मिलित क्षेत्र बड़े पैमाने पर पूरी अर्थव्यवस्था की जाती है या किसी माइक्रो में। व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटे पैमानों पर विशिष्ट क्षेत्र में की जाती है। जनक व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ थे। आधुनिक अर्थव्यवस्था के संस्थापक थे। इन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी थी। एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी थी। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के लेखक जे.एम. कीन्स थे। जे.एम. कीन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। जे.एम. कीन्स ने रोजगार, ब्याज और ईंधन का सामान्य सिद्धांत लिखा था। उदाहरण के लिए समष्टि अर्थशास्त्र में सकल घरेलू उत्पाद, मुद्रास्फीति दर, राजकोषीय नीतियाँ, राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी दर है। जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी उत्पाद का मूल्य निर्धारण, उपभोक्ता व्यवहार और बाजार में प्रतिस्पर्धा है। आर्थिक प्रणाली को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा सामाजिक अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वामित्व क्या होता है? एक निजी स्वामित्व होता है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक स्वामित्व होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी स्वामित्व दोनों होता है। इनका उद्देश्य क्या है? आर्थिक उद्देश्य। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आर्थिक उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था का आर्थिक उद्देश्य समाज कल्याण होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सामाजिक आर्थिक उद्देश्य क्या होता है? लाभ और समाज कल्याण दोनों होता है। केंद्र सरकार में सरकार की भूमिका क्या होती है? सरकार की भूमिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। समाजवादी अर्थशास्त्र में इसमें सरकार की पूर्ण भागीदारी होती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार की सीमित भूमिका होती है। आय का वितरण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आय का वितरण असमान होता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में आय का वितरण समान होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में आय का वितरण असमान किंतु कम होता है। आर्थिक स्वतंत्रता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूरी स्वतंत्रता होती है और समाजवादी अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता की कमी होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सीमित स्वतंत्रता होती है। उदाहरण के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए यूएसए है और समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिए यूएसएसआर मतलब रसिया और उत्तर कोरिया है। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत को रखा जाता है। लाइसेंस राज और एलपीजी सुधार 1991। लाइसेंस राज, जिसे परमिट राज भी कहा जाता था, 1971 से पहले भारत में एक प्रणाली थी जहां व्यवसायों को शुरू करने या चलाने के लिए कई सरकारी अनुमतियां प्राप्त करनी पड़ती थीं। उस समय सरकार उद्योगों, आयात और व्यापार को नियंत्रित करती थी, जिससे देश की वृद्धि धीमी हो जाती थी और आर्थिक संकट उत्पन्न होता था। भारत को भुगतान संकट का सामना करना पड़ा और विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया था। इसका समाधान करने के लिए 1991 में एलपीजी सुधार मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण किए गए, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री वीपी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। इस सुधार ने व्यवसाय करना आसान बना दिया और भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया। प्रतिस्पर्धी वस्तुएं। इसका तात्पर्य एक उपभोक्ता द्वारा किए जाने वाले ऐसे उपभोग से है जो अन्य उपभोक्ताओं द्वारा एक साथ उपभोग किए जाने को रोकता है। सार्वजनिक वस्तुओं और निजी वस्तुओं के बीच अंतर क्या है? निजी वस्तुएं यह प्रतिद्वंद्विता का गुण रखती हैं, केवल सीमित व्यक्तियों को संतुष्टि प्रदान करते हैं। जबकि सार्वजनिक वस्तुएं ये गैर प्रतिद्वंद्विता का गुण रखती हैं और सभी को संतुष्टि प्रदान करती हैं। निजी वस्तुएं ये
बहिष्करणीयता का गुण रखती हैं, जैसे कोई व्यक्ति किसी को कार में बैठने से रोक सकता है, जबकि सार्वजनिक वस्तुएं ये गैर बहिष्करणीयता का गुण रखती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक पुल का उपयोग कर सकता है। निजी वस्तुओं में ये समानता निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती है, एक निजी कार कंपनी द्वारा निर्मित होती है, जबकि सार्वजनिक वस्तुएं ये समानता सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रावधान किया जाता है। निजी वस्तुओं में इनके पास सकारात्मक सीमांत लागत होता है, जबकि सार्वजनिक वस्तुओं में इसकी सीमांत लागत शून्य होती है। सार्वजनिक वस्तुएं मुफ्तखोरी की समस्या से जुड़ी होती है। बोले तो मुफ्त का चंदन किस मेरे नंदन। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र तथा तीसरा तृतीयक क्षेत्र। प्रारंभिक क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र, यह क्षेत्र सीधे पर्यावरण पर निर्भर करता है। भारत में प्राथमिक क्षेत्र को मुख्य रूप से कृषि गतिविधियों में देखा जाता है। उदाहरण के लिए कृषि, मछली पकड़ना, शिकार, वानिकी खनन आदि। इस क्षेत्र के अंतर्गत गतिविधियों को रेड कॉलर नौकरियों के नाम से जाना जाता है। रेड कॉलर नौकरियां प्राथमिक क्षेत्र में होती हैं। इस कृषि क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि क्षेत्र को माना जाता है। द्वितीय क्षेत्र, इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। यह प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल से मूल्यवान उत्पादों में बदलकर उनकी कीमत बढ़ाता है। उदाहरण के लिए विनिर्माण, प्रसंस्करण, भवन निर्माण, बिजली आदि। द्वितीय क्षेत्र को देश की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि यह देश के औद्योगिकरण में मदद करता है। इसमें सबसे ज़्यादा, इसके उदाहरण के लिए सबसे उपयुक्त है चीन। ब्लू कॉलर नौकरियां भारत में अभी ठीक से विकसित नहीं हुई हैं। हमने सीधे तृतीय क्षेत्र में छलांग लगाई है। प्राथमिक क्षेत्र वाले को जो काम करते हैं उसको रेड कॉलर नौकरियां कहते हैं, और द्वितीय क्षेत्र में जो नौकरी करते हैं उन्हें ब्लू कॉलर नौकरियां कहते हैं। ब्लू कॉलर नौकरियां सरकारी शारीरिक कार्य और व्यवहारिक कौशल का उपयोग करती हैं। ये नौकरियां अक्सर निर्माण, विनिर्माण और रखरखाव जैसे क्षेत्रों में होती हैं। तृतीयक क्षेत्र, इसे सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यह अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जहाँ व्यवसाय सेवाओं का उत्पादन करते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा, परिवहन, विज्ञापन और खुदरा। यह हमेशा स्वभाव में अमूर्त होती है, जिसे छुआ नहीं जा सकता होता है। इसे व्हाइट कलर नौकरियों के नाम से जाना जाता है। चतुर्थक क्षेत्र ज्ञान आधारित गतिविधियों और बौद्धिक सेवाओं पर केंद्रित है। इस क्षेत्र को ज्ञान क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, जैसे वरिष्ठ व्यावसायिक कार्यकारी, शिक्षक, प्रबंधक, बैंकिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, वैज्ञानिक आदि। पंचम या क्यूनरी क्षेत्र में उच्च स्तरीय या ज्ञान आधारित गतिविधियां शामिल हैं, जिनके लिए और उन्नत कौशल विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। सभी निर्णय लेने वाली गतिविधियां इसमें शामिल हैं। इस क्षेत्र की गतिविधियों को गोल्ड कॉलर नौकरियों के नाम से जाना जाता है, जैसे संचार, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, अनुसंधान, वैज्ञानिक, सूचना प्रौद्योगिकी, राजनेताओं की गतिविधियां। ये सब पंचम क्षेत्र में आती हैं। 2021 की जनगणना के अनुसार LPR क्या था? प्रारंभिक क्षेत्र का 54.6% था, और द्वितीय क्षेत्र में 24.3% था, और तृतीय क्षेत्र में 21.1% था। परसेंटेज इन GDP कितना परसेंट था? प्रारंभिक क्षेत्र में GDP का योगदान 14.39% था। द्वितीय क्षेत्र का GDP में योगदान 31.34% था। तृतीय क्षेत्र का GDP में योगदान 54.15% था। LFPR मतलब श्रम बल भागीदारी दर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। महिलाओं की भागीदारी प्रारंभिक क्षेत्र में 62.8% है। भारत में सहायक साधन या सहयोगी। व्यापार के सहयोगी उन कारकों को संदर्भित करते हैं जो वस्तुओं को उनके उत्पादन के स्थान से उपभोग के स्थान तक लाने के लिए आवश्यक हैं। दूसरे शब्दों में, ये आवश्यक वस्तुएं और कार्य हैं जो व्यवसाय में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण और विज्ञापन। आदर्श और सकारात्मक अर्थशास्त्र के बीच तुलना।
आदर्श अर्थशास्त्र यह व्याख्या कार्य कीमत और मूल्य पर निर्धारित होता है। सत्यापन संभव नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में व्यवहारिकता और प्रयोज्यता का परीक्षण करने का कोई तरीका नहीं है। आदर्श अर्थशास्त्र यह आदर्शवादी स्थिति से संबंधित है। उदाहरण के लिए बेरोजगारी का स्तर अधिकतम 5% होना चाहिए, जबकि सकारात्मक अर्थशास्त्र यह वास्तविक डेटा, तथ्यों और संख्याओं पर आधारित होता है। परिणाम सत्यापित किए जा सकते हैं। यह सुरक्षित और संदेह से परे होता है तथा इसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया जा सकता है। सकारात्मक अर्थशास्त्र में यह वास्तविक और व्यवहारिक स्थितियों से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए वर्तमान बेरोजगारी दर 20% है। समानांतर अर्थव्यवस्था। समानांतर अर्थव्यवस्था उन सभी प्रकार की गतिविधियों को दर्शाती है जिनके माध्यम से कालाधन उत्पन्न होता है और जिन्हें सामान्यतः आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं किया जाता। यह सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को अप्रभावी बना देता है।